हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का आप लोगों ने कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो क्वेश्चन हम लेकर आ ही गए। तो आप लोग बिल्कुल देरी मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सारा का सारा गेस प्रश्न है बाबू। आपके मैट्रिक एग्जाम में आने से कोई रोक नहीं सकता है। आप बिल्कुल पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक वादा है आपसे, इस वीडियो को देखते देखते इस वीडियो का सारा क्वेश्चन आज हम आपको याद करा देंगे। ये आपसे वादा कर चुके हैं हम शुरू में ही। तो चलिए आप लोग बिल्कुल देखना शुरू कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपसे वादा कर रहे हैं फिर से कि आपको हम इसी वीडियो में याद करा देंगे, और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक देखिए बाबू, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए क्या कह रहा है बाबू, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो चलिए याद भी कीजिए आप एकदम हमारे साथ। कह रहा है वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए होता है। फिर से आप एक बार रिपीट कीजिए हमारे साथ। वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है ना। जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का व्यवस्था होता अधिकार होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए होता है। चलिए जैसे देखिए चीन है ना, लाओस, कंबोडिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम आदि, ये आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश। चलिए फिर से एक बार आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और रिपीट करवाते हैं आपसे। वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए होता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर दो को देखिए क्या कह रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर देखिए। कह रहा है वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है। आप समझ सकते हैं, इसमें दोनों का अधिकार होता है ना। वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप सभी को पता है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए मिश्रित मतलब ये मिश्रण हो गया, यानी दोनों का है। किसका किसका? निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों के लिए होता है। उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गया होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। आप लोग एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू मुद्रा की परिभाषा दे, है ना। मुद्रा की परिभाषा दे। चलिए हम लोग याद करते हैं। अभी कह रहा है विनिमय, है ना। विनिमय के माध्यम, क्या विनिमय के माध्यम? विनिमय क्या? लेन देन जो होता है ना, वस्तु का लेन देन। चलिए विनिमय के माध्यम मूल्यमापन, ऋण भुगतान तथा संचय के साधन के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाती है। मुद्रा को, है ना, मुद्रा को आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। कितना मजबूत समझ सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था लोगों का अगर खराब होता है बाबू, तो ये समझ सकते हैं, है ना। ये कहीं ना कहीं मुद्रा का ये प्रभाव है। देखिए विनिमय के माध्यम से, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। विनिमय के माध्यम, है ना, मूल्यमापन, ऋण भुगतान तथा संचय के साधन के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाती है। मुद्रा को
आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। आप समझ सकते हैं मुद्रा क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको याद हो गया होगा और बिल्कुल बाबू अपने भाषा में सारा का सारा आंसर इस वीडियो में दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए इसमें संरक्षण एवं प्रबंधन दोनों है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मैट्रिक एग्जाम में बाबू कोई रोक नहीं सकता है, आपसे वादा कर रहे हैं हम और आपको आज याद भी करा देंगे। तो चलिए, कह रहा है खनिजों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, खनिजों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग संरक्षण कहलाता है, जबकि खनिज संरक्षण हेतु किए जाने वाले विभिन्न कार्य प्रबंधन कहलाते हैं, है ना। फिर से देखिए, खनिजों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग संरक्षण कहलाता है, इतना तो आपको याद। चलिए फिर याद कीजिए, जबकि खनिज संरक्षण हेतु किए जाने वाले विभिन्न कार्य प्रबंधन कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको याद हो गया। चलिए, है ना, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको याद हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह आप लोग जानते ही होंगे, बता भी दिया गया है आप लोगों को। चलिए देखिए क्या कह रहा है, बिहार के चंपारण जिले में, बिहार के ही, है ना, बिहार के चंपारण जिले में नीलहे अंग्रेजों के विरुद्ध, जो नील की खेती करवाते थे वो अंग्रेज, है ना, जो अंग्रेज नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे, जो कि वहां का किसान करना नहीं चाहते थे। देखिए उसके विरुद्ध 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया सत्याग्रह चंपारण, है ना, सत्याग्रह चंपारण, ये किया गया आंदोलन जो था वही सत्याग्रह। आप फिर से समझ रहे होंगे, एक बार फिर से देखिए, बिहार के चंपारण, है ना, बिहार के चंपारण जिले में नीलहे अंग्रेजों के विरुद्ध 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया सत्याग्रह, महात्मा गांधी द्वारा किया गया सत्याग्रह, है ना, चंपारण सत्याग्रह कहलाता है। महात्मा गांधी का बाबू ये सत्याग्रह आंदोलन है, आप समझ सकते हैं। वहां ये नील की खेती जो है आपके चंपारण में ही ज्यादा होता था और ये अंग्रेज लोग जो थे जबरदस्ती करवाते थे, जो कि वहां के किसानों को ये खेती करने की जरा सा भी इच्छा नहीं, लेकिन ये जबरदस्ती अंग्रेज लोग वहां खेती करवाते थे। अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें कम से कम 3 कट्ठा नील की खेती आपको करना एकदम अनिवार्य होता था, और ये आपके मन से नहीं, ये अंग्रेजों के मन से जबरदस्ती। तो उसके विरोध हुआ था, है ना, 1917 ईस्वी में। यही विरोध जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, यही विरोध जो है सत्याग्रह चंपारण, है ना, सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कहलाता है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। कह रहा है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछ भी दिया है और फिर इस बार बाबू आपसे पूछने की पूरी संभावना है। तो देखिए दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक बनाने पर, देखिएगा ध्यान से, दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक बनाने पर लगे प्रतिबंध का विरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश करना था। चलिए आपको याद हो गया होगा, फिर से एक बार रिपीट कराते हैं। दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक बनाने पर लगे प्रतिबंध का विरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश करना था। और दांडी यात्रा, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता होगा, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, 1930 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, अब आपको याद हो गया होगा, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ है औद्योगिकरण के, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। चलिए अब भी याद कीजिए आप हमारे साथ। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए अब भी याद कराएंगे आपको। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत वस्तुओं का उत्पादन हाथों की जगह, है ना, औद्योगिकरण बाबू बड़े बड़े उद्योग जो लग रहा है उसमें हाथ से बहुत कम काम हो रहा है अभी, मशीन से, है ना। औद्योगिकरण जो होता है,
औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत वस्तुओं का उत्पादन हाथों की जगह मशीनों से होने लगता है और घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लेता है ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, औद्योगिक है ना, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत वस्तुओं का उत्पादन हाथों की जगह मशीनों से होने लगता है और घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान है ना कारखाना पद्धति ले लेता है। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मेजनी कौन था बाबू, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लाए ही है हम। अब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में आने से कोई रोक नहीं सकता है। काफी ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो से आपके मैट्रिक एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो चलिए, मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जिनेवा में हुआ था। देखिए फिर से एक बार रिपीट कीजिए, मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जिनेवा में हुआ था। मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और इटावली राष्ट्रवाद का मसीहा था। देखिए 2 वाक्य ही अभी हम बोल पाए हैं और आपको याद हो गया होगा। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जिनेवा में हुआ था। मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और इटावली राष्ट्रवाद का मसीहा था जो सशस्त्र है ना द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहता था। चलिए आपको याद हो गया होगा बिल्कुल, आप 1-2 बार अगर ज्यादा जरूरी हो तो बाबू आप फिर से देख लीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, है ना। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें चर्चा करना है आपको, सिर्फ चर्चा नहीं, ये गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। तो चलिए अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेशे, इसको आप पेशे लिख दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, पेशे से नाविक गैरीवाल्डी ने इटली के एकीकरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसा कि आपको पता होगा है ना, गैरीवाल्डी अपने पेशे से क्या थे, नाविक थे। चलिए देखिए फिर से, पेशे से नाविक गैरीवाल्डी ने इटली के एकीकरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने स्वयंसेवक नवयुवकों की एक लाल कुर्ती है ना सेना बनाई और नेपल्स तथा सिसिली नामक 2 इटावली भाषी राज्यों को जीतकर अपने राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। इसके बाद वह अपने गांव चला गया। कहां? अपने गांव चला गया और शेष जीवन एक साधारण किसान के रूप में व्यतीत किया। इसे इटली के एकीकरण की तलवार भी कहा जाता है। चलिए फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, इस चर्चा को एक बार और हम कर लेते हैं। पेशे से नाविक गैरीवाल्डी ने इटली के एकीकरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने स्वयंसेवक नवयुवकों की एक लाल कुर्ती सेना बनाई और नेपल्स तथा सिसिली नामक 2 इटावली भाषी राज्यों को जीतकर अपने राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। इसके बाद वह अपने गांव चला गया और शेष जीवन एक साधारण किसान के रूप में व्यतीत किया। इसे इटली के एकीकरण की तलवार भी कहा जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं ये चर्चा आपको याद भी हो गया होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, अनुच्छेद 19 के बारे में लिखिए। बहुत लोगों को अनुच्छेद 19 के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन इसका लाभ उठा रहे हैं। तो देखिए कहा जा रहा है बाबू, अनुच्छेद 19 में है ना, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है ना। ये स्वतंत्रता का मूल अधिकार, तो स्वतंत्रता क्या, भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी जाने, निवास करने, व्यवसाय करने आदि का समान अधिकार प्राप्त है। ये आप समझ गए होंगे स्वतंत्रता का मूल अधिकार क्या है ना।
अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी जाने, निवास करने, व्यवसाय करने आदि का समान अधिकार प्राप्त है। तो आप भी स्वतंत्र हैं, आप जहां चाहे वहां जो करना चाहे, जिस बिजनेस को करना चाहे आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में कुल 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन याद भी हो गया होगा। अंतिम में भी आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप कंटिन्यू हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।